नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी और किस तरह की इकोनॉमी हमारे हाथ में आई। मैं आपको बता दूं कि हमने इकोनॉमी के NCERT के 9th और 10th क्लास को डिस्कस कर लिया है और अब हम 11th क्लास की इकोनॉमी को शुरू कर रहे हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो 1984 में वाइसराय थे विक्टर अलेक्जेंडर वरियूज। इन्होंने कहा था हमारा एम्पायर अगर किसी एक पार्ट को खो देता है तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर इंडिया को खो देते हैं तो उनका एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंसेस की। तो किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स लाए थे इंडिया में। तो देखो, ब्रिटिश रूल जब था तब ब्रिटेन के लिए इंडिया एक फीडर का काम करता था। इंडिया से कच्चा माल जो था वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को प्राप्त होता था और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाता था तो इंडिया एक अच्छा मार्केट था उसको बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया का जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था। ठीक है, समझ आई बात। आगे देखते हैं हम लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉलोनियल एरा। ठीक है, तो इस एरा में क्या था, लाइवलीहुड का मेन सोर्स जो था वो एग्रीकल्चर था और हैंडक्राफ्ट भी छोटा मोटा चलता था। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी जो भी ब्रिटिशर्स के आने से पहले काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया। देखो, इंडिया का जो मेटल वर्क था वो बहुत अच्छा था और इंडियन ट्रेडर्स थे वो वर्ल्ड मार्केट को एंजॉय करते थे। उनकी एक अच्छी रेपुटेशन थी, उनके काम की, उनकी चीज़ों की क्वालिटी की अच्छी रेपुटेशन थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको नुकसान पहुंचाया। एक देखो, ये चीज़ मुस्लिन, ये एक प्रकार का कॉटन टेक्सटाइल था जिसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी। ये बंगाल में होता था, ढाका के आसपास का एरिया जो कि अब बांग्लादेश में चला गया है। इस मुस्लिन को डेकाई मुस्लिम भी बोलते थे और बहुत अच्छी रेपुटेशन थी इसकी विदेशों में। और इसकी फाइनेस्ट वैरायटी जो थी वो मलमल थी। ठीक है, जिसे मलमल शाही या मलमल खास कहते थे। अंग्रेज़ों ने इसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखें आगे हमारे पास क्या आता है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें क्या था, इकोनॉमिक पॉलिसी होम कंट्री की प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना था। ठीक है, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती थी कि किस तरह से उनकी अपनी कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा हो। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आया। एक इंडिया का जो रॉ मटेरियल था उसकी सप्लाई होती थी यहाँ से, इसलिए इंडिया जो है रॉ मटेरियल का एक सप्लायर बन के रह गया और एक मार्केट बना रहा फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेशनल पर कैपिटा इनकम की। तो अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वैसे तो इसको निकालने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन नैरोजी, विलियम डिग्बी, डिंगले साइरस, VK राव, RC देसाई, इन्होंने कुछ कोशिश ज़रूर की जिसमें राव का एस्टिमेट जो था पर कैपिटा इनकम के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, एक आइडिया मिल गया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो देखो, उस टाइम जो था लगभग 85% इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो विलेजेस में रहती थी और एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का। ठीक है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो थी और जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, इसकी वजह से क्या हो गया, स्टैग्नेशन आया, निष्क्रियता आई मतलब। ठीक है, और पतन शुरू हो गया एग्रीकल्चर का। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई और सोर्सेज जो थे वो उतने ही रह गए, उनमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी जो थी वो लो होगी, क्योंकि देखो इसके पीछे तो बहुत से कारण थे लेकिन जमींदारी को हम मेन कारण मानते हैं यहाँ पर। देखो,
एग्रीकल्चर के बारे में फ्रेंच ट्रैवलर था एक, वर्नियर, वो आया, उसने जब भारत की कृषि को देखा तो उसने कहा कि शायद ये कभी इजिप्ट से भी रिच थी। ठीक है, तो ये वर्नियर की वर्डिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। आगे हम बात करें लैंड सेटलमेंट की, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट किया। इसके बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा साउथ इंडिया रीजन जो था वहाँ पे रायतवाड़ी बंदोबस्त किया इन्होंने, सेटलमेंट किया। और नॉर्थ वेस्ट रीजन जो था वहाँ पे महालवाड़ी सिस्टम किया। तो रायत का क्या मतलब होता है, रायत मतलब किसान, तो किसानों के साथ डायरेक्ट इसमें सेटलमेंट होता था। महालवाड़ी में एक गांव के साथ सेटलमेंट होता था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। परमानेंट में परमानेंट फिक्स कर दिया जाता था, मैंने अभी बता दिया आपको जनरल, बाकी आपको पता है। आगे देखते हैं जमींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉफिट जो था जमींदार को मिलता था, ख़राब कंडीशन में भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे। और इससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई और इन दोनों के बीच में, मतलब ज़मींदारों और किसानों के बीच में टेंसेस बढ़ने लगी। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, ना तो अच्छे खाद ना अच्छे बीज, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी। आगे हम बात करें अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का। क्या किया इन्होंने, कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया इन्होंने। देखो इनकी इंडस्ट्रीज़ को कच्चे माल की ज़रूरत होती थी, तो इसके लिए उन्होंने कैश क्रॉप्स को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने बहुत सी डेवलपमेंट की, जैसे इरिगेशन के लिए इन्होंने बंदोबस्त किया, अच्छी खाद, अच्छे बीज, ये सारी चीज़ें जो जब हमारे पास, देखो इंडियंस को, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो इकॉनमी जो थी उसमें और ज़्यादा कमी, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में और ज़्यादा कमी किस वजह से आई, क्योंकि मोस्टली जो इरिगेटेड पार्ट थे वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, और जूट इंडस्ट्रीज़ जैसे एरियाज़ जो थे वो भी पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, मतलब जो अभी बांग्लादेश है वहाँ पर। आगे हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी, किस तरह का इंडस्ट्रियल सेक्टर मिला था, तो जैसा कि हमने बात की कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो इसको भी बहुत बड़ा धक्का लगा एक। ठीक है, भारत रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना रहा और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट बना रहा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो था यहाँ का वो नष्ट हो गया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो 19th सेंचुरी में कुछ एक कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो लग गई थी। ठीक है, और महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन और बंगाल में जूट इंडस्ट्री ये चल रही थी उस टाइम, तो ये थोड़ी सी एडवांटेज थी हमें। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी भी स्थापना हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कब स्थापना हुई थी, तो 1907 में, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे हम बात करें कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी या नहीं थी, तो नहीं थी। ठीक है, इंडिया के पास कोई मशीन नहीं थी, टूल्स नहीं थे, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी इस फील्ड में। इंडस्ट्री जैसे कि अंग्रेज़ जो थे सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, तो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के पास कोई मशीन, कोई टूल, मतलब कैपिटल गुड्स नहीं थे उनके पास। ठीक है, इंडस्ट्री का जीडीपी में रोल जो था वो लगभग नील ही था, कोई ज़्यादा यहाँ से प्राप्त नहीं होता था। इंडस्ट्रियल एरिया भी लिमिटेड था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। आगे अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए सेवाएं जैसे रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और पोर्ट, इनकी डेवलपमेंट ज़रूर की थी। ये हमारे पास एडवांटेज रहा जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ था। इस तरह की इकोनॉमी में इस तरह की हमें फैसिलिटीज़ प्राप्त हो गई अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हमारे पास रही जो। ठीक है, फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इंडिया का जो सारा ट्रेड था उसको कंट्रोल ब्रिटिशर्स करते थे, चाइना और, लेकिन हमारा जो रिलेशन था वो चाइना, सीलोन मतलब श्रीलंका, पर्सिया मतलब ईरान, इनके साथ थोड़ा बहुत हमारा ट्रेड चलता रहता था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनसे बहुत कम था। ठीक है, हाँ एक चीज़, सुएज कैनाल के बनने के बाद अंग्रेज़ जो थे भारत में जल्दी पहुंचने लगे, उनका टाइम और डिस्टेंस जो था वो कम हो गया था, उनका खर्चा भी कम हो गया था, तो ये चीज़ अंग्रेज़ों के लिए अच्छी रही थी। बात करें हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड की, तो इंडिया ने रॉ मटेरियल तो सरप्लस बना लिया था। ठीक है, अब इंडिया जो था
इंडिया के पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छा था, लेकिन रिसोर्सेज जो थे उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था। इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी फैल गई थी। हाँ, एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि इंडिया में गोल्ड आता है ट्रेड से, लेकिन वो ट्रेड कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, और उस गोल्ड को वही यूज़ कर रहे थे अपने युद्धों में और अपनी अदर नीड्स के लिए। ठीक है, बात करें हम डेमोग्राफिक कंडीशन की, तो देखो 1881 में जनगणना नियमित रूप से की जाने लगी। सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में, लेकिन रेगुलर कब से शुरू हुई? 1881 से। तो 1921 की अगर हम बात करें तो उस टाइम तक पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो काफ़ी कम था। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये बिल्कुल नील थे। लिटरेसी की अगर हम बात करें तो ये 16% के आसपास थी, मतलब बहुत कम लिटरेसी थी। पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वाटर, एयर, ये डिसीज़ जो थी बहुत आसानी से फैल जाती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई था। लगभग 1000 के ऊपर 218 मौतें हो जाती थी शिशुओं की। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो 32 ईयर्स थी। ठीक है, आगे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो प्राइमरी जो सेक्टर था उसमें बहुत से लोग काम करते थे। सेकेंडरी सेक्टर थोड़े ज़्यादा हो गए थे, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गई थी इनमें। मद्रास प्रेसिडेंसी में मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा बढ़ावा मिला था। ठीक है, और 1854 में बॉम्बे और थाने को लिंक करने के लिए रेलवे ब्रिज बनाया गया था, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी। बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला जब देश आज़ाद हुआ? तो रेलवे थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका था, टेलीग्राफ्स था, पोर्ट्स डेवलप थे। ठीक है, ये थोड़ा डेवलपमेंट हमें मिली थी। ये सब फ़ायदे अंग्रेज़ों को ही मिले थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए इन चीज़ों को डेवलप किया था। लेकिन इंडियंस को भी बाद में इससे मदद मिली। ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स जो थे वो इस वजह से, जब इकट्ठे हुए लोग रेलवे से, टेलीग्राफ से, जब कनेक्शन बना तो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स ख़त्म हो गए और एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी हुआ। ठीक है, 1932 में टाटा एयरलाइन जो थी ये भी शुरू हो गई थी। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था। तो ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें किस तरह की इकॉनमी मिली, तो इस तरह की इकॉनमी थी हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर कल वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, बने रहिएगा चैनल के साथ। हम जल्द ही इसको कवर कर लेंगे। 11th एंड 12th की इकॉनमी को मैं बता दूं कि आजकल इकॉनमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपको पता है कि इकॉनमी जो है इसमें इस कोविड-19 का जो है बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।